एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की तरफ की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी कुछ नई टी शर्ट्स आ गई हैं। हर हफ्ते एक नई टी शर्ट का डिजाइन हम लॉन्च करते रहते हैं। आप लोगों में से जो भी इच्छुक हैं टी शर्ट्स खरीदने के या नई डिजाइनों के बारे में जानने के लिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है वहां पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जो नए डिजाइन है उनका प्राइस क्या होगा और ऑफर्स उस ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिवली आपको पता चल जाएंगे। तो अभी व्हाट्सएप करिए या हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चीन और थाईलैंड के कॉपरेशन को लेकर आ रही है। आपको पता है कि चीन के द्वारा एक सबमरीन बनाया जाना था जो कि युआन क्लास का सबमरीन कहलाता और इसको थाईलैंड को बेचना था या थाईलैंड इसके लिए ऑर्डर चीन को दे दिया था। पर इस सबमरीन में जो लगने वाला था इंजन, वो जर्मनी का इंजन लगने वाला था, जर्मन इंजन लगने वाला था और यही कह के चीन के द्वारा थाईलैंड को इसको प्रोजेक्ट किया गया था। फिर जर्मनी के द्वारा अपने जो लॉज हैं उसका हवाला दे के चीन से कह दिया गया कि भाई ये इंजन हम तुमको नहीं दे पाएंगे इस सबमरीन में लगाने के लिए। फिर चीन ने खुद का एक इंजन डेवलप किया जो कि उनके फ्रिगेट में लगे हुए इंजन का ही एक रूपांतरित वर्जन था, जिसको कि वो सबमरीन में इस्तेमाल करते। थाईलैंड ने कहा कि भाई हम इस इंजन के साथ नहीं जाएंगे, हमें जर्मन इंजन ही चाहिए। चीन ने कहा कि भाई हम जर्मनी सर्टिफिकेशन ले लेंगे। थाईलैंड ने कहा कि ठीक है सर्टिफिकेशन ले लो, उसके बाद बात करना। अब जब चीन बात करने पहुंचा तो थाईलैंड ने ये कहा कि अभी तो हम सबमरीन ले नहीं पाएंगे, हाँ तुम्हें एक फ्रिगेट का ऑप्शन जरूर दे देते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो अब ये हुआ है कि भाई थाईलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो सबमरीन का जो ऑर्डर था वो अभी ठंडे बस्ते में चला गया है, पर हाँ फ्रिगेट का एक ऑर्डर दे दिया गया है चाइना को उसके एवज में। इसका मतलब यह है कि चीन ने जो व्यापार है वो तो प्राप्त कर ही लिया और हो सकता है भविष्य में वो सबमरीन का व्यापार भी प्राप्त कर ले, पर अभी के लिए थाईलैंड ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया है सबमरीन के मामले में। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि हाँ ये हम कह सकते हैं कि अभी के लिए ये ऑर्डर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, पर ऐसा नहीं है कि भविष्य में हम सबमरीन का ऑर्डर उनको नहीं देंगे। हो सकता है जब देश चाहे तो वो उनको ऑर्डर दे दे, पर इसमें दो तरह की बातें हैं। अभी वो चीन को केवल कह रहे हैं कि भाई तो तुम फ्रिगेट बनाओ, हम देखेंगे आगे तुमको इस सबमरीन का ऑर्डर दिया जाता है या नहीं। और चीन को भी कोई दिक्कत नहीं है, जब उनको पैसे के बदले में ऑर्डर मिल ही रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं ऑर्डर की बात चली है तो सऊदी अरेबिया के द्वारा ये कहा गया है कि 10 नवंबर तक डसॉल्ट से ये कहा है कि भाई जो राफेल हैं उनका जो प्राइस है, उनका जो आप कोटेशन करना चाहते हैं, कोट करना चाहते हैं, वो 10 नवंबर तक कोट कर दीजिए, हम 54 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं। इससे ये अब क्लियर हो जाता है कि विश्व की जितनी लीडिंग एयरफोर्स है उसमें राफेल उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। भारत के लिए ये एक अच्छा मौका है कि जल्द से जल्द राफेल का ऑर्डर दें और समय पर उसकी डिलीवरी दें, प्लस यहाँ पर एमआरओ फैसिलिटी डलवाएं, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग की फैसिलिटी और उसका निर्माण भी भारत के अंदर करवाएं, ताकि इन देशों को जिनके द्वारा ये राफेल खरीदे जा रहे हैं या भविष्य में खरीदे जाएंगे उनको हम कुछ रिपेयर की या ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी दें और उससे भी कुछ हम पैसे कमाने का प्रयास करें। और ये फ्रांस का बहुत पहले से प्लान है कि भारत अगर ज़्यादा संख्या में खरीदता है तो इस प्रकार की चीज़ें भारत को वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि अन्य देशों को ये चीज़ रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग प्राप्त हो सके, स्पेयर पार्ट प्राप्त हो सके, क्योंकि फ्रांस के अंदर इन डसॉल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। बात करते हैं भारत और कनाडा रिश्तों की। आपको पता है कि कनाडा की बात भारत डिप्लोमेटिक वे में लगा ही रहा है। अब एक और कदम फर्दर भारत आगे बढ़ना जा रहा है और हो सकता है कि ये कनाडा के लिए एक खतरनाक कदम हो और इससे कनाडा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। पर मैं ये होप करता हूँ या मुझे पता है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ ये जो कदम है भारत का उसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, पर फिर भी भारत इसके तरफ बढ़ रहा है। वो कदम है FATF में कनाडा के खिलाफ जितने भी सबूत हैं कि वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में बिजी है, ये सारी चीज़ें FATF को देगा भारत और हो सकता है कि कनाडा को बैन या ब्लैकलिस्ट कराने का प्रयास करे। आपको सबको पता है कि जब पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट नहीं करा सके हम लोग या वो नहीं हो सका, केवल ग्रे लिस्ट में जाके वो हट गया क्योंकि पाकिस्तान पे US का हाथ था। पाकिस्तान इसके माध्यम से US के द्वारा ब्लैकमेल हो रहा था और जब पाकिस्तान ने US की गोद में फिर से जाकर वो बैठ गया तो इससे भी वो बाहर निकल गए हैं।
ठीक इसी प्रकार की चीज़ें कनाडा के साथ हो सकती हैं। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि भारत के द्वारा कितने भी सबूत दे दिए जाएं, कनाडा का कोई कुछ नहीं करने वाला है। पर ठीक है, भारत कनाडा के खिलाफ जितने भी ये कदम ले रहा है, एटलीस्ट कनाडा को आगे कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने में 10 बार 100 बार सोचना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है कि भारत के द्वारा FATF में कनाडा के खिलाफ इस प्रकार के सबूत दिए जा रहे हैं कि वो टेरर फंडिंग में बिजी है या उसका हाथ है। असल में कई बार कनाडा को भी ये डोजियर और ये सबूत भारत की तरफ से दिए गए हैं, पर कनाडा के द्वारा कुछ नहीं किया जाता, हमें पता है। और साथ ही साथ जितने भी टेररिस्ट लोग हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट, उनको कनाडा के अंदर पनाह मिलती और इन सभी इशू को भारत के द्वारा FATF में उठाया जाएगा। एटलीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो नज़र है वो कनाडा की तरफ इस तरह की होगी कि भाई ये एक टेररिस्ट कंट्री है। जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक टेरर नेशन की तरह देखा जाता है, कनाडा को भी जब तक एक टेरर नेशन की तरह नहीं देखा जाएगा तब तक भारतीयों के और भारत के मन में शांति नहीं आने वाली। वहीं कनाडा के अपोजिशन लीडर के द्वारा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, ये माना भी जा रहा है कि इस बार उनकी सरकार बन सकती है और वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अपोजिशन लीडर के द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से कनाडा के अंदर हिंदूफोबिक चीज़ें चल रही हैं, मंदिरों को आक्रमण किया जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इस सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ वो भारत के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिश्ते रखेंगे। उनका ये कहना था कि भाई भारत के साथ या किसी अन्य देश के साथ रिलेशन में ये प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है कि भाई वो कुछ और करना चाहते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं, और भारत जैसा जो बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे संबंध खराब कर लें या इस प्रकार की जो डिप्लोमेटिक आजकल रिलेशन चल रहे हैं कनाडा और भारत के बीच में, उस तरह का हम लोग कर लें, और ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी माना कि जस्टिन ट्रूडो की जो भी गवर्नमेंट चल रही है वो हिंदूफोबिक है और टेररिस्ट लोगों का और इसके अलावा क्रिमिनल लोगों का साथ देती है, और कनाडा में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जब वो आएंगे तो ये सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कनाडा की बात ही चली है तो कनाडा में चीन का जो माहौल है वो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें कि ये कहा गया कि चीन के जितने भी फ्यूजिटिव लोग हैं, जो कि भगौड़े टाइप के लोग हैं, जो वांटेड लोग हैं, जो कि कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, कैनेडियन सरकार के द्वारा चीन को उसकी जानकारी दी जा रही है, पकड़वाया जा रहा है, और इसके एवज में चीन के द्वारा उनसे कुछ सामान खरीदने और सामान लेने की बात चल रही है। मतलब वो बार्टर प्रोसेस के माध्यम से इन सब चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं या ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। चीन के द्वारा कनाडा को ये कहा गया है कि वो बार्टर प्रोसेस चालू रखेंगे। हो सकता है कनाडा का कुछ एक्सपोर्ट चीन को होता हो, चीन से कुछ इंपोर्ट कनाडा में होता हो, तो इन सब चीज़ों को वो बार्टर प्रोसेस में जारी रखेंगे, पैसे वैसे की बात नहीं करेंगे, और इसके लिए उनको चीन का साथ देना पड़ेगा। चीन के जो क्रिमिनल लोग हैं वो कनाडा में जो रहते हैं, उनके कैनेडियन गवर्नमेंट उनकी जानकारी उनको दे, और वो दे भी रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कनाडा के अंदर चल क्या रहा है, भारत के खिलाफ जो माहौल है वो किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए या कमेंट बॉक्स में जाइए, बहुत से लोग जानकारी आपको दे देंगे। बात करते हैं अक्षय लक्ष्मण की, जिसकी मृत्यु हो गई है, और ये अभी नई भर्ती के अग्निवीर थे, ऑपरेटर थे इंडियन आर्मी में, और उनकी मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। सियाचिन में उनकी मृत्यु हुई है और वहां पर इसकी पोस्टिंग थी। कारण यह है हमारी सेना के उच्च अधिकारियों के द्वारा उनकी मृत्यु पर शोक जताया गया है और ट्वीट भी किया गया या एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। पर अग्निवीर की मृत्यु के बाद उनको कोई भी ऐसा बड़ा कंपनसेशन नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी जो नौकरी है वो परमानेंट नहीं होती है। 4 साल के बाद परमानेंट होते हैं, 3 साल के बाद परमानेंट होते हैं। इस न्यूज़ के बाद मैं पर्सनली मेरे दिमाग में या मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर किसी को अग्निवीर तुम भर्ती कर रहे हो जिसकी की नौकरी 3-4 साल में छूट सकती है और उसको घर भेजा जा सकता है, उसको ऐसी जगह क्यों पोस्ट करना जहाँ पर इतनी बड़ी जान का खतरा हो। सियाचिन जहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, जहाँ पर बहुत कठिन हालात होते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग और जो परमानेंट लोग हैं जिनको कि अगर उनकी वीरगति होती है, वीरगति को प्राप्त करते हैं, तो उनके परिवार को कुछ कंपनसेशन तो मिलेगा। पर अग्निवीर जो कि अभी की प्लान है, अभी का जो हमारा प्लान है भर्ती का, उसके तहत कठिन पोस्टिंग देना मुझे सही नहीं लगता है। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में बुलाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।